हम आपके साथ आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी। आप आज इस मुकाम पर हैं और आप जहां पर आज हैं वहां आने के लिए आई थिंक बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे डेफिनेटली, और बहुत सारी आपको चैलेंजेस भी आई होंगी लाइफ में। आपने कैसे स्टार्ट किया? आपको क्या मन में आया? क्या इंस्पिरेशन? दोस्तों, मैंने अपना सफर 1982 से 1982 से शुरू किया। इसके पहले मैं एक साधारण सी पोस्ट ग्रेजुएट लड़की थी जो कि भोपाल शहर में रहती थी, और मैंने एक एयर होस्टेस के लिए अपना फॉर्म भरा जिसको मेरे पेरेंट्स ने डिसलाइक किया, और वो नहीं चाहते थे। मेरे फादर का स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट था कि अगर तुम्हें सबके जूठे बर्तन उठाना है तो मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, और तुम्हारी शादी कर देता हूँ, तुम घर जाओ, अपना घर संभालो। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात से, और मैंने जो उस समय मैं एयर बीइंग अ कैंडिडेट कैडेट, मैं फ्लाइंग सीख रही थी। ओह, ओके। या और आई एम अ लाइसेंसी ऑफ 60 आवर्स ऑफ फ्लाइंग ओह, ऑल्सो। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। पर जब पेरेंट्स का इस तरीके का वर्जन मुझे मिला तो मैंने अपना वे चेंज किया, और मैं सोशल सर्विसेज की तरफ आई। और 1983 में मैं लेडीज एजुकेशन सोशल ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हुई गवर्नमेंट ऑफ एमपी में, पंचायत वेलफेयर डिपार्टमेंट में। आफ्टर दैट I cleared my mini PSC, and that I joined as a project officer, child development officer. ओके। और इस तरीके से मैंने 37 साल का सफर अपना पूरा किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय फैमिली प्लानिंग यानी जो ट्यूबेक्टोमी था उसको कहा जाता था फैमिली प्लानिंग, नसबंदी को फैमिली प्लानिंग कहा जाता था, और लोग नहीं जानते थे कि फैमिली प्लान कैसे की जाती है। और दैट टाइम आई वाज अनमैरिड। ओके। मैंने अपना सफर शुरू किया और मैंने वहां जाकर के लोगों से बात किया। उसके लिए मैंने गोल बड़ी सी बिंदी लगाई, स्टिल आई एम हैविंग दिस बिंदी, और साड़ी पहनना शुरू किया जबकि मैं शलवार कमीज पहनती थी। मैंने साड़ी पहनना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे उनके दिल में अपनी जगह बनाई। मैं 10-10 किलोमीटर फील्ड में पैदल जाती थी अपने स्टाफ के साथ में, लोगों से दिन दिन भर बात करती थी, उनको इस बारे में बताती थी कि फैमिली प्लान कैसे की जाती है, बिकॉज दैट टाइम इट वाज अ नेशनल प्रोग्राम। ओके। तो मुझे पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, हम्म। और मैं उस समय अनमैरिड थी। तो काफी, आज जिस एज में मैं हूँ उस एज की महिलाएं मुझसे बोलती थी, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? और मैं भी हंस के जवाब देती थी, दो। तो बोले, दो भी नहीं पाल सकती, हमारे पास ला दो, हम उनको बड़ा कर देंगे। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में मैंने काम किया। उसके बाद धीरे धीरे लोग डेवलप होते गए, मेरी बात को समझते गए, हम्म। और मुझे उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। मुश्किलें तो बहुत आती थी क्योंकि लोग इतनी जल्दी नहीं मानते थे। जब मैं 100 लोगों को इन्वॉल्व करती थी अपने कैंपेन में, उसमें से मुझे सिर्फ 20 लोग मेरे साथ चलते थे। हम्म। उसमें से भी 10 कह देते थे ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 10 लोगों को साथ लेकर के मैं अपनी फील्ड में जाती थी। तो ये पहला सफर था मेरा काम करने का। दैट्स इसके बाद में वंडरफुल। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, वेद ऋचा जी। आपने ऐसे स्टार्ट किया और आप उस समय कितनी बोल्ड रही होंगी कि आप खुद आप शादीशुदा नहीं थी, लेकिन आपने ऐसा भेस बनाया ताकि लोग आप पर विश्वास करें, और जो कैंपेन आप चला रही हैं उसके लिए वो कन्विंस हो और आपकी बात माने। दैट इज वेरी बोल्ड ऑफ यू। और उस समय आपकी ऐसी सोच थी। आई रियली वांट टू क्लैप फॉर यू दैट आपने उस समय ऐसा सोचा और आप इतनी हिम्मत वाली रही कि आपने ये स्टेप आगे रखना सही समझा।
और साथियों यही एक मुद्दा नहीं था। इलिटरेसी जो ऑल ओवर इंडिया है, उस समय लिटरेसी कैंपेन भी चल रहा था, जिसमें हमको एडल्ट एजुकेशन का पार्ट मिला हुआ था। और एडल्ट एजुकेशन में भी लोगों को अब आगे लाना बहुत टफ टास्क था, आज भी है। क्योंकि आज भी आप अगर किसी रूरल एरिया में जाएंगे तो देखते हैं कि वहां पर कोई महिला सरपंच है या वार्ड मेंबर है तो उसका हस्बैंड ही आगे आगे चलता है। आज भी ये स्थिति है। आप सोचिए 1984 में मैंने कैसे काम किया होगा। हाँ, आई फेस बोल्डली टू देम। मैंने उनको हर जगह बोल्डली फेस किया, उनसे बातचीत करी, और मैं उनके घर में घुस करके, नहीं सिर्फ उनके कोर्टयार्ड में नहीं रहती थी, मैं उनके किचन तक जाती थी और किचन से जाकर के मैं उनसे बात करती थी। कई बार मुझे ऐसी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा कि मुझे डर लगा कि शायद मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। हाँ जी। पर हमेशा ईश्वर उसी के साथ रहता है जो सही होता है। और मुझे इस तरीके की तकलीफों में बहुत से लोगों ने साथ दिया। मेरे एज के लोग भी थे, मुझसे कुछ बड़े भी थे, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो मेरे साथ बैठते थे, मेरे सीनियर्स भी थे, वो मेरे साथ जाते थे, और उन्होंने मेरे जील को आगे बढ़ाने में पूरी मेरी मदद की। दैट्स वंडरफुल कि आपके पास ऐसे लोग थे जो आपकी बात को समझते थे, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कुछ भी करना चाहें। और आपका ये जो एक फियर था कि हाँ, औरतों को जब वो बाहर कुछ काम करने निकलती हैं, और वो भी इतनी बोल्ड स्टेप जो आपने उठाई और आप जो करती थी, उसके लिए हैट्स ऑफ वेद ऋचा जी कि आपने ये सोचा। और हाँ, ऐसा डर हर औरत के मन में रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज आप वो काम कर रही थी जो कि आपकी उम्र से भी शायद ज्यादा परे था। जी, आज मुझे लगता है कि वास्तव में मैंने कुछ किया है, देश के लिए किया, सोसाइटी के लिए किया। ये दो मेन और कैंपेन्स थी। इसके बाद हम आते हैं बहुत सारे कैंपेन्स, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है सोशलाइजेशन को बढ़ावा देना। सोशलाइजेशन के साथ साथ वो ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाती है जिसको कि हमको इम्प्लीमेंट कराने में बहुत दिक्कतें जाती हैं, क्योंकि पॉलिसीज जो है वो टॉप टू बॉटम आती है। बॉटम टू टॉप जाए तो शायद ज्यादा अच्छा हो, पर ऐसा होता कभी नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम आया फिर मेरे पास में चाइल्ड एजुकेशन का और माल न्यूट्रिशन को खत्म करने का, जिसको मैंने पुरलॉन्ग चलाया। और 2020 में मैंने इसको वीआरएस लेकर के बंद किया। फिर भी आज भी मैं काम करती हूँ। माल नरिशमेंट एक बहुत बड़ा हमारे लिए सोशल एक स्टिग्मा बना हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि माल नरिश्ड बच्चा आगे डेवलप कैसे होगा। और ये बात उन लोगों को समझाना जो कि सिर्फ रोटी के लिए बाहर जाते हैं और घर आकर के दारू पी लेते हैं, बच्चों की कोई केयर नहीं करते, स्कूल जाने वाले बच्चों को, लड़कियों को रोक लेते हैं। फिर मैंने इसमें एडल्सन एजुकेशन को भी शामिल किया, और एडल्सन एजुकेशन शामिल करने के बाद में वीमेन एजुकेशन, वीमेन एम्पावरमेंट भी इसमें शामिल हुआ। वो ये सारे गवर्नमेंट के थ्रू ही। वीमेन एम्पावरमेंट में जब मैं आई और मैंने इस सेल को देखा, तब आपको बताऊं कि मैं एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर इसमें काम करती थी। ओके। 2004 से हमारे यहाँ महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम शुरू हुआ है, जिसमें 237 धाराएं हैं। और इन धाराओं के अंतर्गत हम महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आज हम देखते हैं कि कई फैमिलीज में ये होता है कि बात बात पे लेडीज को गाली, उनकी बात ही गालियों से शुरू होती है, जेंट्स की, उनके लिए रोक। तो उसमें उस धारा में हमारे पास में 26 नॉर्म्स ऐसे हैं कि अगर आपको किसी प्रकार से घर में परेशान किया जाता है, बच्चों को या लेडीज को, तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं, जिसके लिए मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट हुई थी और मैंने उस पर वर्क किया।
मैंने इस तरीके से 10 फैमिलीज को सेव किया, उनको बचाया और आगे मैं बढ़ती गई। और ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। बाल संरक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें बाल मुख्यमंत्री बाल उपचार योजना शुरू हुई। तो हम लोगों ने बच्चों के, जिनके बच्चों के हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी, कार्डिक प्रॉब्लम थी, उनको हमने ठीक करवाया। ऐसे बहुत सारे काम मैं करती गई। हाँ, हर्डल्स तो बहुत आते गए, शुरू से ही आते गए हैं, क्योंकि कोई भी इंसान बहुत जल्दी किसी चीज को मानने को तैयार नहीं होता है। यदि आप भी मुझे एकदम कहते हैं कि उपाध्याय मैडम आप ऐसा करिए, तो मैं कहती नहीं, ऐसा होगा नहीं। ये बात हमेशा होती है, लेडीज के साथ भी होती आई है। धीरे धीरे महक जी मैंने इस काम को लाया। और बाय द वे, मेरे मदर इन लॉ जो मेरे बहुत बड़े सपोर्टिव हैंड थे, शी वॉज सो स्ट्रिक्ट बट शी वॉज सो पोलाइट ऑल्सो। दैट्स वंडरफुल। एक घर में एक औरत को अगर कामयाब होना है तो बहुत जरूरी है कि उसकी फैमिली बहुत सपोर्ट करे, और खास करके अगर आपकी मदर इन लॉ ने आपको सपोर्ट किया, मैं उनको भी सल्यूट करती हूँ। बिकॉज आप जो बात बता रही हो वो बहुत पुरानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे भी बड़ी जो रही, उन्होंने आपकी बात को समझा और आपको सपोर्ट किया। ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेडी वो भी रही होंगी। वो मेरी एब्सेंस में वो मेरा पूरा हाउस होल्ड संभालती थी, और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको उनकी पूरी केयर करती थी। मुझे भी टाइम टू टाइम वार्न करती रहती थी, लेट मत आना, टाइम से आना, खाना खाना, तबीयत खराब है तो तुरंत आ जाओ। उस समय वो जरूर बहुत नाराज होती थी कि ऐसी नौकरी की हमको जरूरत नहीं है, तुम बीमार हो जाती है, तुम आ जाओ वापस। और लास्ट डेज में जब उनका आखिरी समय चल रहा था 2019 में, मई 2019 को शी पास्ड अवे। और फिर मुझे घर संभालना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरी डॉटर जो थी उसकी मैं शादी कर चुकी थी, वो अपने घर में खुश थी। मेरा बेटा था जो उस समय अनमैरिड था, लकीली नाउ ही इज मैरिड। तो मेरे पास डॉटर इन लॉ भी है, पर अब समय निकल चुका है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं फेमिनिस्ट तो नहीं हूँ। हाँ, मैं अच्छी चीजों को हमेशा सपोर्ट करती हूँ, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और होना भी चाहिए। और चैरिटी मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि चैरिटी से लोग हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये हमको फ्री में मिल जाएगा तो क्या करना है। जैसे आजकल गवर्नमेंट करती आ रही है, किसी को एक एक रुपए में राशन देती है, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देती है। तो हर इसलिए इन सब चीजों को मैं पसंद नहीं करती हूँ, परंतु जो सच है उसके साथ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू वेद ऋचा जी। आप इतनी पावरफुल और इतनी इंस्पिरेशनल लेडी हैं। आपने ये सब लाइफ में बहुत ही जल्द शुरू कर दिया था। आपका अपना एक माइंडसेट था, जैसे आपके फादर ने इनकरेज नहीं किया आपके जॉब चॉइसेस को, लेकिन तो भी आपने मन बना लिया था। और आपने जिस तरीके से, यू वर स्ट्रॉन्ग विल्ड, आपने जो सोच लिया था आपने वही किया। जी। तो इसके लिए आप बाकी जो औरतें हैं जो आज आपको सुनने आई हैं और जो आपसे उम्र में बहुत छोटी भी होंगी, आप उन्हें क्या सलाह देंगी जो बहुत छोटी छोटी चीजों पर गिव अप कर देती हैं और हार मान जाती हैं और अपने लिए जो कुछ भी नहीं कर रही हैं? क्योंकि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन किया, आज आप ये समझती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना जरूरी है। आप उनको क्या सलाह देंगी, और आपके मन में क्या रहा था उस समय जो आप इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड रही और मैं आप? अपनी एक डिग्निटी बनाना चाहती थी, मेरी एक आइडेंटिटी होना चाहिए, क्योंकि माय फादर वाज अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी पोलाइट पर्सन। ही वाज आल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट। उनके नाम से मैं जानी जाती थी, आदरणीय शुक्ला जी की बेटी है। आफ्टरवर्ड जब मेरी शादी हुई तो जहां मैं पोस्टेड हुई वहां पर भी मेरे हस्बैंड का नाम चलता था, डॉक्टर उपाध्याय की मिसेज है। बोले वो अपना उपाध्याय साहब है ना, उनका घर से है। ये हमारे मालवा में इस तरीके से बोला जाता है। तो वो हाँ, मैं छोटे छोटे शहरों में इस तरीके से अक्सर औरतों को हाँ, एड्रेस किया जाता है। तो जब मेरा ट्रांसफर हुआ यहाँ से, जहां मैं इस समय रह रही हूँ आष्टा में, डिस्ट्रिक्ट सीहोर में, मेरा ट्रांसफर होने होने पर मैं बहुत खुश थी।
सब लोग बहुत परेशान थे कि तुम कैसे मैनेज करोगी, अकेले जाओगी, रहोगी, कैसे करोगी। उस समय मैंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, वेद ऋचा उपाध्याय, ये कुछ है। तो मैंने उस समय, ये 1997 की बात है, मैंने वहां से चेंज किया अपने आप को और मैंने अकेले रहना शुरू किया। मैं दिन दिन भर अकेले रहती थी। तो लेडी, मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि कभी भी हिम्मत ना हारे और सच का सामना जरूर करें। ये बात जरूर है कि मैं आधुनिकता के पक्ष में तो नहीं हूं, परंतु अगर आधुनिकता का नाम सिर्फ छोटे कपड़े पहनना है, या बिना पेरेंट्स की या फैमिली की बात माने हुए बाहर घूमना है, या अपनी मनमर्जी चलाना है, तो ये इसके फेवर में तो मैं कभी नहीं रहती हूँ। मेरा एक ही मत। अपने एक्चुअली में आधुनिकता की जो डेफिनेशन है, जो सही डेफिनेशन है, हमें आपने वो बताई है। बिकॉज व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन लेडीज? मॉडर्नाइजेशन सिर्फ यही है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच शुड बी अहेड ऑफ टाइम्स। वो आप आगे आने वाले कल के बारे में सोचें, आप अपने आगे सोचें, कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचें कि जो सब लोग कर रहे हैं क्योंकि आपको भी वही करना है, ऐसा नहीं है। आपने कितनी सारे सोशल इश्यूज के लिए काम किया है, आपने कितनी सारी, है ना, जैसे कि आपने पहले फैमिली प्लानिंग को लेकर के आपने किया, जब आप खुद भी शायद ही इस चीज में इतना समझती हो। हाँ, मैं अनमैरिड थी जबकि मैं कुछ नहीं जानती थी, ये तो बात सच है। तो यही यही आपका आधुनिकपन है कि आपने इन चीजों के बारे में सोचा और आपने इन चीजों को किया जब आप खुद भी इस चीज के लिए बहुत उम्र में छोटी रही होंगी। जी हाँ, तो 22 साल की थी मैं। हाँ जी, सो मॉडर्नाइजेशन इज एक्चुअली दिस, कि आपने अपने से भी आगे कुछ किया है। आपकी सोच इतनी मॉडर्न है, इतनी फॉरवर्ड है, कि आपने जो कुछ भी अचीव करा है वो शायद कम उम्र में भी औरतें नहीं कर पाती हैं। सो यू आर वेरी इंस्पिरेशनल वेद ऋचा जी। बहुत आपसे बात करके मुझे मजा आ रहा है। आपकी शुरू की लाइफ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, पर अब आपने ये कैसे, आपने सोचा कि मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, और आपने कभी घर नहीं संभाला और अब आपने एक कुकिंग चैनल बना रखा है, इसके या, पीछे क्या हिस्ट्री है? क्योंकि मैं कुकिंग में, मैं शुरू से बहुत इंटरेस्ट लेती थी। खाना बनाना मेरा पैशन शुरू से ही रहा है। खाना बनाने में मुझे कभी भी आलस नहीं आता है और सबकी पसंद का खाना मैं बनाती हूँ घर में। एक व्यक्ति के लिए एक खाना, अगर उसने, किसी ने, घर में हम 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स में अगर किसी ने 2 चीजों की डिमांड करी कि मम्मा आज ये बनाना है या फलाने ये बनाना है, तो मैं उसको वो ही बना करके देती हूँ। ये मेरी शुरू से, आप हॉबी कहें, मेरा जुनून कहें, जो भी कह सकते हैं, पर मुझे खाने बनाने का बहुत शौक था। अब आफ्टर वीआरएस मैंने सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि फैमिली भी छोटी सी है, मेरे पास में कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं है घर में, मुझे क्या करना चाहिए। सोशल सर्विसेज को मैं 37 सालों से चला ही रही थी, तो मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता था कि खाली हाथ लेकर के मैं जाऊंगी, सिर्फ भाषणबाजी करूंगी, तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खाना बनाना ही शुरू किया जाए। मैं उस, लकीली उस समय मान के चलिए कि कोरोना पूरे तरीके से पैर पसार चुका था, हम लोग कहीं बाहर आना जाना भी नहीं कर पाते थे। तो मैंने अपना उस समय एक लोकल फूड डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया, और उसमें एक प्रोपाइटर, एज अ प्रोपाइटर ऑफ पराठा हाउस, मैंने अपना वर्क शुरू किया। मेरे पराठास लोगों को बहुत पसंद आते थे, आज भी लोग पसंद करते हैं। और मेरा स्पेशलाइजेशन भी रहा पनीर में। पनीर की कोई भी वेज है, कोई भी रेसिपी है, मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ और डिलीशियस होती है। इस तरीके से मैंने पराठा हाउस चालू किया। मेरा फटाफट के नाम से लोकल डिलीवरी सिस्टम था, उसको भी ऑपरेट किया। फिर मुझे हुआ कि क्यों ना मैं अपना फूड चैनल स्टार्ट करूं। तो रेसिपीज बनाती थी। मेरी डॉटर थी उस समय मेरे पास में, उसने कहा मम्मा तुम ऐसा करो कि आप तो इसको स्टार्ट कर दो, वीडियोस बनाओ, मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। मैंने धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करी। किस्मत से एक और, मेरे को, मुझे एक एकेडमी मिली
उसने राजस्थानी मसालाज में फेमिना फेबिना ग्रुप की थी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरी डिशेस देखी और मेरा इंटरव्यू लिया, फिर उन्होंने उनको पोस्ट किया, पब्लिश किया। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे यूज टू होती गई, यूट्यूबर बन गई। वेरी गुड अवैध ऋचा जी, आपकी पनीर की रेसिपीज पता नहीं हम तो चख पाएंगे या नहीं, लेकिन कमिंग बैक टू स्किल निंजा, आपको कैसे ये हमारा स्किल निंजा पेज मिला? हाउ डिड यू कम अक्रॉस इट? आपको क्या इंस्पायर किया? और आप खुद जो स्किल निंजा की स्टूडेंट रह चुकी हैं, स्किल निंजा ने आपको कैसे हेल्प किया है और आप क्या कहना चाहेंगी बाकी लेडीज को? दोस्तों, मुझे स्किल निंजा ने हेल्प हेल्प किया है मेरे इंग्लिश इन्फ्लुएंस में, जो कि अभी भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि टच में कम रहती हूँ, मैंने आपसे कहा कि आई विल वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, क्योंकि हम हिंदी साइडर हैं, हमारे यहाँ मालवी बोली जाती है। पर फिर भी जब मुझे कोई आर्टिकल लिखना होता है तो मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझती हूँ, समझाती हूँ। तो इसमें मुझे स्किल निंजा ने 6 मंथ्स में बहुत हेल्प करी। बाय द वे, मैं एक दिन फेसबुक पेज उलट रही थी, तो फेसबुक पर मुझे स्किल निंजा एकेडमी दिखी। मेरे हस्बैंड पास में बैठे थे, मैंने कहा इसका इंग्लिश बेसिक कोर्स है, फ्री हूँ, मैं कर लेती हूँ। तो बोले इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा नहीं, जरूरत क्या है, इंग्लिश पॉलिश हो जाएगी थोड़ी सी, और क्या है। मैंने कहा देखेंगे कुछ तो। मैंने कहा इतने दिन से मेरा बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गई हूँ मैं, कि सोशल कॉन्टेक्ट्स भी कम हो गए हैं मेरे, ऑफिशियल कॉन्टेक्ट्स भी कम हो गए हैं, क्योंकि ऑफिशियली जब हम लोग कनेक्ट रहते हैं तो हमारा वोकेबलरी भी स्ट्रांग होती है, और हम अच्छी तरीके से बात करते हैं, तो हमारा कन्वर्सेशन स्ट्रांग होता जाता है। परंतु इन विद इन 4 इयर्स मैं अपने आप को बहुत लो फील करती थी, कि किसी से ज्यादा बातचीत होती नहीं है, बच्चे भी घर में, बेटा एक है वो अपने काम में मस्त रहता है, अब दिन भर हस्बैंड से क्या बात करूं, वो भी थोड़ा सा। और फिर ये भी सच है कि हम लोग आपस में तो हिंदी में ही बात करते हैं, तो वो भी मुझे दिक्कत थी। तो मैंने कहा कि मैं इसको आपकी ज्वाइन बहुत करती हूँ, अच्छी मेरे बात है हस्बैंड। वेद ऋचा जी, आपने इस उम्र में भी सोचा कि ये आपको एक्चुअली में, ये बाकी लेडीज को भी इंस्पायर करना चाहिए कि आपने इस उम्र में भी सोचा, जैसे आपने हस्बैंड को जवाब दिया, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा हस्बैंड्स का जवाब होता है कि क्या जरूरत है, अब क्या जी, जरूरत। तो जरूरत तो किसी, ये जरूरत के लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए है, और हमारा खुद का विकास कभी भी नहीं रुकना चाहिए। मैं भी हमेशा ये चीज कहती हूँ कि आपको कुछ भी सीखने के लिए कभी भी कोई एज लिमिट या फिर कोई टाइम की बंदिश नहीं होनी चाहिए। एज। आप घर पे कुछ भी सीखिए ना। और इंग्लिश तो ऐसी चीज है कि आपका उससे नॉलेज बढ़ेगा, बाकी और टीवी में और बहुत कुछ देख सकते हैं, आप बहुत सारे और लोगों से बात कर सकते हैं, आप बहुत सारी नई चीजें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज ऐसी रहती होंगी वेद ऋचा जी जो इंग्लिश में रहती होंगी, तो जी, अब जी, आपको जी, बहुत अच्छा हेल्प मिलता अच्छे है। से पढ़ती हूँ उनको मैं। और अच्छा, यानी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैं आप लोगों से मिल सकी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हमें लिए बहुत एक अच्छा रास्ता लगता है कि खुला। आपके जैसे लोग हमसे जुड़ते हैं, और हमें भी इंस्पायर करते हैं, बाकी सारी हमारी लेडीज को भी इंस्पायर करते हैं कि आप अगर इस उम्र में ये जज्बा रख सकते हैं कि मुझे इंग्लिश भी सीखनी है, आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है, आप चाहें तो एक ब्रेक ले सकती हैं, रिटायर हो सकती हैं, पर आपका जो जज्बा है कि आप सीखते रहना चाहती हैं और आप अभी भी सीख रही हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल माई लेडीज हियर टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेद ऋचा जी, दैट be unstoppable. She is unstoppable actually. तो मेरा आप सबसे यही कहना है, मेरी लड़कियों से भी यही कहना है, मेरे साथियों से भी यही कहना है, कि हिम्मत मत हारिए, सच कहने की आदत रखिए बिल्कुल, और अपनी बात को हमेशा रखिए। कितने मुश्किलें आएंगी, घर में, परिवार में, सोसाइटी में भी, समाज भी बहुत जल्दी हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। ये तो सब बातें हैं कि महिलाएं यहाँ पहुंच गई, महिलाएं दुनिया चांद पे पहुंच गई है, ये तो सच है। परंतु हमारा नजरिया जो है महिलाओं के प्रति आज भी वही है, थोड़ा सा मूव हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो हमको लोगों के नजरियों को बदलने के लिए उनको साथ में लेकर के चलना होगा। और मैं ये जानती हूँ कि एक दिन माइंडसेट ऐसा होता ही है कि व्यक्ति कहता है अच्छा तुम ऐसा कर लो, तो ये होगा, हमारे साथ जरूर होगा। ये मेरा मानना है, और ये इसमें हर हर स्त्री आगे बढ़ करके जाएगी।
थैंक यू सो मच वेद ऋचा जी, आपके इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं। आज मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, और आपका जो ये जो जोश है लाइफ की तरफ, और चीजें जो आप करती रही हैं, और आपने सोसाइटी के लिए, औरतों के लिए इतना अच्छा काम किया है। आई विश यू वेरी बेस्ट, एंड आई विश कि आप आगे भी यही करती रहें, और आपके जैसी लेडीज को, हमारे समाज को, हमारी दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि गहराई से ये सोच पाते हैं कि हमें सिर्फ कहना नहीं है, हमें सिर्फ किताबों पर चांद में नहीं उतरना है। हाँ, जी डेफिनेटली हम चांद पर उतर गए हैं, और इसमें बहुत सारी औरतों का कंट्रीब्यूशन रहा है। जी पर हाँ, हमने अभी अपनी उतनी जगह नहीं बनाई है जितनी कि हमें एक्चुअली में बनानी चाहिए थी। सो रैपिंग अप दिस सेशन, थैंक यू सो मच वेद ऋचा जी फॉर बीइंग हियर, शेयरिंग टाइम। आज मैं आपका आपको एक ही बात कहूंगी कि फैमिली और पार्टनर को एक अम्ब्रेला समझ करके साथ रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। धूप लगेगी तो ये छाता ही काम आता है, बारिश होगी तो ये छाता ही काम करेगा। तो इनसे बाहर होकर के और आधुनिकतावादी बातों में आने की कोशिश मत करिए। परिवार को साथ लेकर के चलिए, बंधे रहेंगे, संगठित रहेंगे। धन्यवाद। ये भी बहुत सुंदर बात कही आपने कि परिवार को साथ लेकर चलिए। अगर हमें आधुनिक बनना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परिवार को छोड़ डिफाई दें। करना है, उनसे झगड़ना है, या फिर उनके विरुद्ध ही जाना है। ऐसा हमें नहीं करना है। और बहुत अच्छा है, उसको छाते की तरह साथ में रखिए कि आंधी तूफान बारिश में आपको वो हमेशा आपकी मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे। सो थैंक यू सो मच वेद ऋचा जी, वी आर सो ग्लैड एंड ऑनर्ड दैट आप हमारे साथ जुड़ी, आप यहाँ पर आई। आपने अपना, आज आपका बहुत सारा टाइम हमने ले लिया। नहीं नहीं, आपने टाइम नहीं लिया, मैंने आप लोगों को परेशान थैंक किया, यू। क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, टेक्निकली प्रॉब्लम्स थी, तो सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम इसको एयर कर देंगे फेसबुक पर। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू फॉर सच lovely comments, and I'm sure Ved Richa ji inspired all of you too. So taking all your leave and saying bye bye, wrapping up this session. See you next week with another guest speaker. All right, thank you Ved Richa ji. And Thank you. ladies, please join at 4 o'clock.